factors affecting the heat absorbed or given out by a body. ठीक है, जब कोई हॉट बॉडी को किसी कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है तो क्या होता है, हॉट बॉडी यानी जिसकी टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से हीट एनर्जी कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करने लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक बीकर है जिसमें कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर है एट 20 डिग्री सेल्सियस और इसमें एक हॉट सॉलिड को ड्रॉप कर दिया गया। ये आपका हो गया हॉट सॉलिड जिसकी टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जैसे ही उस हॉट सॉलिड को वाटर में ड्रॉप किया जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे जो हॉट सॉलिड है उससे हीट एनर्जी कोल्ड वाटर में जाने लगेगी। ठीक है ना, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो जो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से उस बॉडी की तरफ जिसकी टेम्परेचर कम है हीट एनर्जी फ्लो होने लगेगी। कब तक ये फ्लो होगा, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जब तक दोनों ही बॉडी की टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाएगी तब तक हीट का फ्लो होते रहेगा, है ना। यानी हम लोग कह सकते हैं हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी till the thermal equilibrium is established, है ना। यानी जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है तब तक हीट का फ्लो होते रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हॉट बॉडी का टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री सेल्सियस और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कितना है, यानी हमारा जो कोल्ड वाटर है उसकी टेम्परेचर कितनी है 20 डिग्री सेल्सियस। अब हॉट बॉडी के टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होगा और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ठीक है, और फाइनली मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर इस्टेब्लिश हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ठीक है, तो हॉट बॉडी का क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग कहेंगे फॉल इन टेम्परेचर। और फॉल इन टेम्परेचर कैसे निकाला जाएगा, तो हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर है और जो फाइनल टेम्परेचर है, ये दिस इज योर फाइनल टेम्परेचर, ये आपका फाइनल टेम्परेचर है। और फाइनल टेम्परेचर कहने का मतलब ये है कि हॉट बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, गर्म चीज़ का धीरे धीरे ठंडा होगा और ठंडा चीज़ धीरे धीरे गर्म होगा। फाइनली चल के क्या होगा कि दोनों ही बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को हम लोग कर रहे हैं फाइनल टेम्परेचर। तो हॉट बॉडी का तो टेम्परेचर घटा है तो फॉल कितना हुआ 60 माइनस 40, यानी ये कितना आ गया, थोड़ा सा वैल्यू में चेंज कर लूँ ताकि कन्फ्यूजन, 42 रख देता हूँ मैं। तो 60 माइनस 42 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। और कोल्ड बॉडी केस में राइज हो रहा है यानी इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो क्या करना है आपको, इसमें से इसको घटाना है, फाइनल टेम्परेचर में से जो लोअर टेम्परेचर है उसको घटाना है। यानी 42 माइनस 20 आप करेंगे, 42 डिग्री माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आएगा 22 डिग्री सेल्सियस। दिस इज राइज इन टेम्परेचर एंड दिस इज फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अब यहाँ से ये जो केस मैंने डिस्कस किया, यहाँ से हम लोग को देखना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर किसी बॉडी का हीट निकलना, बॉडी से हीट निकलना या बॉडी हीट एब्जॉर्ब करे, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं।
तो पहली बात हम लोग करेंगे हीट एब्जॉर्ब्ड की। हीट एब्जॉर्ब्ड, तो सबसे पहला चीज है कि हीट एब्जॉर्ब डिपेंड्स अपॉन मास। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि कोई भी बॉडी को जब हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं या हम कहें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वो हीट एनर्जी उनके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बॉडी बड़ा है ना, तो वो ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात है कि अगर आपको 100 ml वाटर को बॉयल करना है और आपको 50 लीटर वाटर को बॉयल करना है, तो किस में ज़्यादा समय लगेगा? 50 लीटर वाटर को, क्योंकि अगर उसका मास ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा आपको हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर तक उसको पहुंचाने के लिए। ठीक है ना, यानी आप चाहते हैं कि पानी को उबालना चाहते हैं, तो आप जो है 10 ml पानी को लेकर के उबालना शुरू करिए, तुरंत उबलने लगेगा। और आपको 10 लीटर पानी को उबालना है तो काफ़ी समय तक इंतज़ार करना होगा। अब वाटर जो है उबलना कब शुरू होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जाहिर सी बात है कि 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए अगर अमाउंट ज़्यादा है वाटर का, तो आपको ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ रहा है। तो सिंपल सा बात है कि हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स मास। मास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और मास कम है तो कम हीट एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा चीज़ है कि हीट एब्जॉर्ब डिपेंड्स अपॉन राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस पे आपका कोल्ड वाटर था, वो 42 तक गया। अगर सपोज करिए कि 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी है और वो गया 140 डिग्री सेल्सियस तक, तो जाहिर सी बात है कि जब ज़्यादा डिफरेंस रहेगा टेम्परेचर का, उसका टेम्परेचर ज़्यादा बड़ा है, राइज ज़्यादा हुआ है टेम्परेचर का, तो जाहिर सी बात है कि उसने ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है कि आपने 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिया 2 बीकर में, है ना, 2 बीकर में पानी लिया है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसका। एक को आपको 60 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचाना है और एक को आपको पहुंचाना है 200 डिग्री सेल्सियस, यानी वेपर फेज में उसको पहुंचाना है 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो किस में ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा? सेकेंड वाले केस में। तो जितना ज़्यादा राइज होगा टेम्परेचर का, उतना ज़्यादा हीट एनर्जी बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। यानी हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन राइज इन टेम्परेचर। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया और ये आपका दूसरा इक्वेशन। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिख सकते हैं? हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास इनटू राइजिंग टेम्परेचर। और इसको हम लोग एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की सहायता से इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे, तो mc थीटा r हो जाएगा, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी which is also called specific heat capacity। ठीक है, यानी आपका ये फॉर्मूला बन गया, हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू राइज इन टेम्परेचर। मैं इसको और क्लियर लिखूंगा, कैसे? हीट एब्जॉर्ब कौन करता है? कोल्ड बॉडी करता है। जिस बॉडी की टेम्परेचर कम है वही तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं m c थीटा r। किसका मास? कोल्ड बॉडी का। और किसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? कोल्ड बॉडी का। और राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, और राइज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? राइज इन टेम्परेचर इक्वल टू हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि राइज जब होगा तो फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसमें से इनिशियल वाले को घटा देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब्ड यहाँ भी लिख दे रहा हूँ ABS, मतलब एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू मास ऑफ कोल्ड बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड बॉडी इंटू राइज इन टेम्परेचर। ठीक है,
आपका ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, अच्छा दूसरा चीज है हीट गिवन आउट। ठीक है, तो जो बॉडी ठंडा होगा वो तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन जो बॉडी गर्म था, यानी हॉट बॉडी, जैसे यहाँ सॉलिड था उसको पानी में डाला गया, तो इस हॉट बॉडी का क्या होगा, वो धीरे धीरे हीट लॉस करेगा। तो हीट लॉस हम लोग लिख सकते हैं या हीट गिवन आउट। इसी तरह से अब इसी तरह से हम लोग हीट लॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हीट लॉस्ट या गिवन आउट भी आप लिख सकते हैं। ये भी डिपेंड करेगा मास पर। ठीक है, बड़ा बॉडी होगा तो ज़्यादा हीट लॉस होगा उससे, छोटा बॉडी है तो कम हीट लॉस करेगा। ठीक है, और हीट लॉस्ट बाई बॉडी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन फॉल इन टेम्परेचर। फॉल इन टेम्परेचर क्यों कह रहे हैं, मान लीजिए हॉट बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस था, तो 60 से वो 42 पर आया। अगर मान लीजिए 60 से ये 0 पर चला जाता है तो जाहिर सी बात था कि ज़्यादा हीट एनर्जी वो लॉस करता है ना। तो सेम वैसे ही जैसे एब्जॉर्ब के केस में हम लोग बात कर रहे थे, सेम वही दो रिलेशनशिप हम लोग को मिल रहा है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि हीट लॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू फॉल इन टेम्परेचर। और इसमें भी हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज कर लेंगे, तो एम सी थीटा एफ हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं हीट लॉस्ट इज इक्वल टू मास ऑफ हॉट बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट बॉडी इंटू फॉल इन टेम्परेचर। अब यहाँ ध्यान देना है, फॉल इन टेम्परेचर जब भी आपको निकालना होगा तो आप ये फाइनल टेम्परेचर में से इसको नहीं घटाएंगे, नहीं तो नेगेटिव में आ जाएगा वैल्यू आपका। ठीक है ना, तो नेगेटिव में वैल्यू नहीं आएगा, ये क्लियर बता तुम्हें। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखिए, जब भी आप थीटा राइज या थीटा फॉल निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी। जैसे आपको राइज निकालना है तो 42 में से इसको घटा रहे हैं, लेकिन फॉल निकालना होगा तो क्या करेंगे, 60 में से 42 घटाएंगे, जो हॉट बॉडी का टेम्परेचर था उसमें से फाइनल टेम्परेचर को घटाएंगे। तो यहाँ उल्टा होगा रिलेशनशिप, यानी फॉल इन टेम्परेचर इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर। किसके लिए, हॉट बॉडी के लिए। और ये हम लोग निकाल रहे थे किसके लिए, कोल्ड बॉडी के लिए। ठीक है ना, तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर पहले से ही ज़्यादा होता है, ज़्यादा से कम हो रहा है तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, यानी इनिशियली उसका क्या था और फाइनल क्या हुआ, यानी इनिशियल माइनस फाइनल देखिए वहाँ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको हीट एब्जॉर्ब किसी बॉडी का निकालना हो तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, हीट लॉस्ट निकालना होगा तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा अब इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर लें जिससे ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 272 कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट 0.02 kg ऑफ ए मेटल। तो पहले जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको नोट कर लिया जाए, गिवन मास ऑफ मेटल यानी m कितना है, 0.02 kg। ठीक है, और ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी दी गई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, मेटल का ही है ये, C की वैल्यू कितनी है 170 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। देखिए केजी में ये भी है पर केजी और ये केजी में ही है, तो आपको कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। और टू ए टेम्परेचर T इफ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ मेटल इज 20 डिग्री सेल्सियस, थीटा आई इनिशियल टेम्परेचर, पूरा लिख देता हूँ मैं, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ मेटल थीटा आई इज इक्वल टू है 20 डिग्री सेल्सियस। और कितने टेम्परेचर तक उसको पहुंचाया गया, T टेम्परेचर। तो हीट करने के बाद उसका फाइनल टेम्परेचर हो गया, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मेटल यानी थीटा एफ कितना हो गया, T हो गया।
ठीक है। और इसके लिए कितना हीट देना पड़ा मेटल को, सप्लाई करना पड़ा 272 कैलोरी। तो हीट एब्जॉर्ब्ड हम लोग लिखेंगे, हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी H की वैल्यू है 272 कैलोरीज। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइनल टेम्परेचर यानी T क्या होगा उसकी वैल्यू पता करनी है आपको। ठीक है। तो आप एक चीज पहले लिख सकते हैं, नाउ थीटा राइज इन टेम्परेचर क्या बताया मैंने, किसी भी बॉडी को जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इनिशियल टेम्परेचर कम होगा, फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे यानी T-20। ठीक है। अगेन सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है, हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू होता है mc(θ)r। क्योंकि एक ही बॉडी की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है उसी की मास होगी, उसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। हीट एब्जॉर्ब कितना है 272, मास कितना है 0.02 केजी में है, और C की वैल्यू कितनी होगी 170, और थीटा राइज कितना है T-20। कैलकुलेट कर लीजिए, चलिए 272 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा 0.2 हो जाएगा तो 3.4 हो जाएगा मल्टीप्लाई कर T-20। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 272 इज इक्वल टू हो जाएगा 3.4T माइनस 68, और 68 इधर आके ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा 280 और 340 हो जाएगा, 340 इज इक्वल टू हो जाएगा 3.4T। तो 340 अपॉन 3.4 इज इक्वल टू हो जाएगा T। तो ये 100 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, T की वैल्यू आ गई 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज योर आंसर। ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वही सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग इस क्वेश्चन को कर लिए। ठीक है ना। तो बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछे जाते हैं। हीट एब्जॉर्ब या हीट लॉस्ट MC इंटू थीटा राइज, हीट एब्जॉर्ब के लिए, हीट लॉस्ट के लिए MC इंटू थीटा फॉल। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे जो है हम लोग एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिस्कस करेंगे। ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अभी मैंने डिफाइन किया है, जो ये क्वांटिटी है C, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली किसी बॉडी के लिए जानना चाहते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो हम लोग कैसे उसको पता कर सकते हैं। यानी हम लोग उसमें कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे, और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें कैलोरीमीटर का यूज़ किया जाता है, जो एक एक्सपेरिमेंटल एपरेटस है, तो उसके बारे में जानेंगे हम लोग। और डिटरमाइन कैसे करते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, इसके बारे में डिस्कस हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है ना। ओके।